नंबर यहाँ पे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 31 कि टू पार्टिकल्स आर एग्जीक्यूटिंग एसएचएम of same amplitude and frequency along the same straight line path. They passes each other when going in opposite directions. Each time their displacement is half of their amplitude. What is the phase difference between them? अगर मैंने इसको मीन पोजीशन मान लिया तो दोनों तरफ इक्वल ये जो एम्पलीट्यूड ये है, और जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है दे पासेस ईच other when going in opposite direction, each time their displacement is half their amplitude. मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट हाफ होगी। मतलब अगर ये मान लो इस तरफ डिस्प्लेसमेंट इस तरफ देखनी है तो हाफ जाएगी, या अगर इधर आप हाफ देख रहे हो या आप अगर इस तरफ डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो तो इधर भी हाफ जाएगी। कहने का मतलब ये कि अगर मान लो आपके पास एक इक्वेशन, जैसे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको पता है अच्छे से, अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये डिस्प्लेसमेंट मैंने ले लिया, ठीक है। अब तब ऐसे केस में क्या होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हाफ होगा। मतलब अगर पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का ए है, ये एक मीन पोजीशन से, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट ये वाला जो पोर्शन होगा एम्पलीट्यूड इसका हाफ होगा, a/2 होगा। मतलब y की जगह पे, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आप a/2 इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि y इक्वल टू ये बताता है a/2। और ऐसे केस में a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ऐसा आप ले लो, ठीक है। अब इससे क्या होगा, a और a तो दोनों तरफ कैंसिल हो गया, मतलब हाफ बच गया लेफ्ट साइड में, हाफ इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसका मतलब साइन के कितने वैल्यू पे हाफ रहा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है π/6 पे रहा होगा। तो ये π/6 किसके इक्वल होगा? इसका मतलब π/6 यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आपने निकाल लिया π/6 तो साइन π/6 लिख लो, हाफ की वैल्यू साइन π/6 साइन ओमेगा टी प्लस 5 के इक्वल होगा। यही तो कंडीशन है। ऐसा भी जैसे π/6, या और एक कंडीशन जो हो सकता है, जैसे आप ट्रिगोमेट्री में स्टडी करते हो तो साइन 5π/6 पे भी सेम आपको वैल्यू मिलने वाली है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये हो गया, फेज जो होगी दोनों पार्टिकल की, दो पार्टिकल आप जो ले रहे हो जो एक्सिक्यूट कर रहा है एसएचएम, दोनों की जो फेज होगी वो फेज एक π/6 और दूसरी 5π/6 पे होगी, है ना। तो π/6 और 5π/6 पे अगर है तो इसके बीच की फेज का जो डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस अगर आप देखते हो, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है फेज डिफरेंस, तो इसमें 5 1 5 2 ले लेते हैं ना जी। तो 4 ऑप्शन में भी नहीं है, माइनस करके 4π/6 ऑप्शन में नहीं है। π/6 कर लो ना, तो इसको माइनस करोगे तो 2π/3 आ जाएगी ना। हाँ, तो 2π/3 फेज डिफरेंस हो जाएगा इसका, जो कि हमारा बी ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास इज t, ठीक है। तो इफ अलोंग विद इट अनदर मास कैपिटल M इज आल्सो सस्पेंडेड, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल नाउ बी। अब टाइम पीरियड क्या होगा? शुरू का जो टाइम पीरियड है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास। नेग्लिजिबल मास अगर है तो उसका नेग्लिजिबल मास के लिए t दिया हुआ है। अगर उसके साथ दूसरा मास एक m आप उसमें लगा रहे हो, उसके साथ ऐड कर रहे हो, अलोंग विथ लिखा हुआ है, अलोंग विथ m मास ऐड कर रहे हो और उसके बाद सस्पेंड कर रहे हो, तो उसका टाइम पीरियड आपसे पूछा गया है क्या होगा। t इसका आंसर है √2t। तो इस बार एक बार आप देख लो, आपने जो मेथड यूज किया होगा सॉल्व करने का वो देख लो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो 2π√m/k यूज किया ही होगा आपने। और yes, अगर दो अलग अलग चूंकि टाइम पीरियड देख रहे हो, एक का t1 मान लो, एक का t2 मान लेता हूं मैं, तो इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा m1, एक का मास m1 मान लेता हूं मैं, एक का मास m2 मान लेता हूं, है ना। तो ये t2 इक्वल टू जो दूसरा टाइम पीरियड ये हमें चाहिए होगा, t2 इक्वल टू t1 इनटू में आ जाएगा m2/m1, है ना। तो ये ऐसे में अब आपकी वैल्यू जो है यहाँ पे देखो, t1 तो ठीक है, t1 रहने दो आप, और मास दूसरे वाले में मास आप क्या कर रहे हो, दूसरा उसमें एक m मास और इंक्लूड कर रहे हो, तो m + m 2m हो गया,
पहले वाला मास m था, तो फाइनली T2 इक्वल टू कितना हो गया, T1, और m कैंसिल हो रहा है आपका, है ना, तो ये आपका √2 हो जाएगा। तो यही मेथड आपने भी यूज किया था क्या? क्वेश्चन नंबर 33, ये क्वेश्चन कह रहा है कि टू स्प्रिंग्स, इस बार आपने स्प्रिंग लिया हुआ है P और Q, ऑफ फोर्सेस, जो फोर्स कांस्टेंट है एक का Kp, P वाले स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट Kp और Q वाले Kq स्प्रिंग कांस्टेंट, आर स्ट्रेस्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन Q इज E, देन द एनर्जी स्टोर्ड इन P, P में क्या एनर्जी स्टोर्ड होगी ये बताना है आपको। जैसे आपके पास ये दिया हुआ है KQ इक्वल टू KP/2, ये गिवन है, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने लास्ट अपने प्रीवियस वाले जो क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग FP फोर्स इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू KX, तो ये निगेटिव में माइनस KP, P के लिए ले रहे हो तो KP इंटू XP, डिस्प्लेसमेंट P के लिए। तो अगर दोनों की रेशियो देखी जाए, दोनों की रेशियो मतलब P वाले के लिए और Q वाले के लिए, दोनों की रेशियो देखी जाए तो ये आ जाएगा आपके पास KP XP अपॉन में KQ XQ। तो इससे ये साफ पता लगता है कि दोनों जो यहाँ पे जिस तरह से दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज और यहाँ पे दी हुई है, फोर्स कांस्टेंट, ये जो है टू स्प्रिंग, जो स्प्रिंग का दोनों का फोर्स कांस्टेंट है, आर स्ट्रेस्ड बाय अप्लाइंग, ये फोर्स कांस्टेंट इक्वल है इन मैग्नीट्यूड, तो इन मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन में गिवन है कि ये फोर्स कांस्टेंट जो P के लिए है, P स्प्रिंग के लिए, और फोर्स कांस्टेंट जो Q स्प्रिंग के लिए है, ये दोनों इक्वल है। ये तो गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है, तो आप यहाँ पे अगर ये इक्वल है, इसको आप दिस वन दोनों को कैंसिल कर सकते हो, तो ये इसका मतलब इधर अगर आ गया तो आप लिख सकते हो XP अपॉन XQ, दिस वन इज इक्वल टू KQ अपॉन KP। तो मैंने पहले क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकाल लेते हैं, किसके टर्म में, स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म में। अब बात कर लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड का। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला तो आपको पता है, U इक्वल टू हाफ KX² होता है, ये तो आराम से अच्छे से पता है। तो अगर उसके बाद मैंने बोला था कि एनर्जी की रेशियो निकाल लो P वाले स्प्रिंग के लिए और Q वाले स्प्रिंग के लिए, तो ये हो जाएगा KP XP का स्क्वायर अपॉन में KQ XQ का स्क्वायर, और दिस वन इज इक्वल टू, अब ये KP और KQ एक तरफ कर दिया हमने, इनटू, अब इसको देखो XP बाय XQ, तो यहाँ पे देखो XP बाय XQ इक्वल टू क्या है, ये KQ और KP है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको और देखना पड़ेगा, मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ KQ बाय KP, ये लिख दिया मैंने। लेकिन यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है KQ इक्वल टू KP का हाफ है, तो KQ इक्वल टू KP का हाफ अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा आपको देखते देखते, दिस वन इज इक्वल टू, इसकी जगह पे KP बाय KQ, और इसमें अगर आप यहाँ पे कर रहे हो KP/2, KQ की जगह पे KP/2 अपॉन में यहाँ पे KP अगर आ गया, ऐसा इस तरह का टर्म आ जाएगा। तो UP अगर आपको निकालना है यहाँ से, मतलब एनर्जी इन P के लिए, तो ये किसके इक्वल आएगा, देखो यहाँ पे हाफ, ये सारा टर्म सब कुछ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हाफ आ रहा है, मतलब ये जो है UQ जो है एनर्जी स्टोर्ड जो UQ के लिए उसका हाफ आ जाएगा। अगर देखा जाए ये सारा टर्म्स जो है UQ का हाफ हो जाता है, UQ का हाफ होगा तो मतलब E/2 आ जाएगा। एनर्जी ऑफ स्प्रिंग Q ये किसके इक्वल है, ये E के इक्वल है, इसलिए मैंने UQ की जगह पे E लिख दिया और बाय 2 कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, और क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव्स विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन in first tau second after stretching from rest it travels a distance in next tau second it travels 2a in the same direction, then amplitude of the motion is 3a, time period of the oscillation is 8 tau, amplitude of the motion is 4a, time period of the oscillation is 6 tau।
देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 34 में आपको क्या करना है, ऐसे गैस किया जाए तो ऑप्शन क्या मान सकते हो आप, एक बार गैस करके भी देख लेते हैं ताकि आपका गैस पेपर में सही होगा या नहीं वो भी तो देखना है ना। जी सर। तो एक बार गैस करके एक बार जय माता दी करके बता दो। आप सोचो जब तक मैं बताता हूँ। यहाँ पे जैसे कि ये देखने को मिल रहा है मुझे, ये स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। पहले ऑप्शन एक सेकंड से देखता हूँ। ओके, क्या बात है, बहुत सही गैस है, डी पार्ट ही इसका आंसर है। बहुत अच्छा। एक एक करके स्टेप वाइज देख लेंगे यहाँ पे क्या कंसीडर किया। सबसे पहले रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो t इक्वल टू 0, उसके बाद दूसरा t इक्वल टू टॉ और तीसरा t इक्वल टू 2 टॉ। हर केस में मैंने देखा तो t इक्वल टू टॉ से अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पे जब हुआ था तो x की वैल्यू a थी जिसमें t इक्वल टू 0 था। उसके बाद जिसमें t इक्वल टू टॉ हो गया तो आपके पास ये इक्वेशन हो गया a माइनस ए इक्वल टू a cos ओमेगा t, और जिसमें फिर आपके पास t इक्वल टू 2 टॉ हो गया तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आपकी सर ये गिवन थोड़ा ना था हमारे पास। x किसी भी पॉइंट पर का डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस कैसे आ रहा है तो ए हमने ऐसे एक रैंडम कांस्टेंट ले लिया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके हमें देखना क्या है कि देखिए यहाँ पे जैसे cos 2 ओमेगा टी टॉ है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, cos 2 ओमेगा टॉ इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर ओमेगा टॉ माइनस 1। अब जैसे यहाँ पे a माइनस 3a आप देख रहे हो तो a माइनस 3a लिख लिया, अपॉन में इस a को इसके अपॉन में ले आओगे तो अपॉन a भी लिख दिया मैंने, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे 2 cos स्क्वायर ओमेगा टॉ तो ये 2 ले लो, और cos स्क्वायर ओमेगा टॉ तो cos स्क्वायर ओमेगा टॉ आप देखो यहाँ पे अगर ये cos ओमेगा टॉ है इसकी स्क्वायरिंग की जाए तो ये हो जाएगा यहाँ पे, इसमें भी a cos ओमेगा टॉ देखो यहाँ पे। सर पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके उसे सेकंड इक्वेशन माइनस क्यों नहीं कर लेते? यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं सीधा रख देता हूँ ना, देखो क्योंकि ये वैल्यू तो मुझे यहाँ पे दिखानी पड़ेगी ना। अभी इसको मैं 2a माइनस कैपिटल A माइनस इस तरह से जो आपके पास जैसे ये आ गई वैल्यू तो a माइनस स्मॉल a, ये वाली वैल्यू देखो अपॉन में a, ये वाला जो अपॉन में जाएगा अपॉन a, ये cos इसकी वैल्यू मैंने ले ली, इसकी स्क्वायरिंग कर लेता हूँ क्योंकि ये cos ओमेगा टॉ का स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, माइनस 1 कर लो। ये आया कैसे? तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे a माइनस 3 डिवाइडेड बाय a हाँ इक्वल्स टू 2 एलसीएम ले लेते a हैं, माइनस a 2a हाँ a स्क्वायर माइनस a प्लस 2 स्मॉल a स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल A इंटू स्मॉल a माइनस कैपिटल A का स्क्वायर अपॉन में सारा काम एक साथ करते हुए अपॉन में a माइनस सिर्फ a नहीं होगा, मतलब a स्क्वायर। ठीक है ठीक है, अपॉन a तो स्क्वायर a से a कट हो गया। हाँ एक a कैंसिल हो गया आपका, तो आपके पास अब ये a इससे इधर वाले से मल्टीप्लाई अगर होगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a 3 स्मॉल a और कैपिटल A, दिस वन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये कैपिटल A का स्क्वायर है, ये 2a स्क्वायर तो एक माइनस हो जाएगा तो बचेगा आपके पास a स्क्वायर प्लस ये 2a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 कैपिटल A इंटू स्मॉल a। यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू अगर स्मॉल a स्क्वायर देखा जाए तो दिस वन इज इक्वल टू 2 स्मॉल a कैपिटल A, मतलब a और स्मॉल a, कैपिटल A और स्मॉल a के बीच का रिलेशन आ रहा है a इक्वल टू 2a का, ये वाला रिलेशन आपके पास यहाँ पे मिलेगा।
अब जैसा कि आप पहले वाले इक्वेशन में आपने देखा, ये देखो पहला वाला जो इक्वेशन है ये है आपका। तो इस इक्वेशन में आप कॉस ओमेगा टी अगर आप ले रहे हो यहाँ पे कॉस ओमेगा टॉ, इसमें कॉस ओमेगा टॉ, तो a माइनस ए अगर यहाँ पे वैल्यू अगर आप रख दोगे, ठीक है, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी दिस वन इज इक्वल टू 1/2। आप वैल्यू रख के देखोगे इसमें, जैसे मान लो इधर आएगा ये अपॉन में a जो भी आए, आप वैल्यू रखोगे a की जगह पे 2a, तो यहाँ पे 2a अगर आप रखोगे 2a माइनस a मतलब एक a बच गया, और ये 2a a की जगह पे 2a आएगा तो a/a, तो यहाँ पे हाफ वैल्यू बचेगी। ओके, तो अब इसकी जो वैल्यू है 2π/t इंटू टॉ, दिस वन इज इक्वल टू आप यहाँ पे रखने जा रहे हो π/3। ये जो वैल्यू है ओमेगा की जगह पे रख दिया 2π/t, और ये cos π/3 की वैल्यू है हाफ, तो ये हो गया। इससे आपको कैपिटल T की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 6 टॉ के इक्वल मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर्स डिक्रीजेस टू 0.9 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 5 सेकेंड्स। ओके, इन अनदर 10 सेकेंड इट विल डिक्रीज टू अल्फा टाइम्स इट्स ओरिजिनल मैग्नीट्यूड वेयर अल्फा इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा अल्फा, ये देखना है। देखिए डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो अगर आपने याद होगा आपको, a इक्वल टू a नॉट e पे पावर माइनस bt/2m, जहाँ a नॉट जो होता था वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हुआ करता था, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आफ्टर 5 सेकेंड, यहाँ पे देख रहे हो कि आफ्टर 5 सेकेंड का बात जो हो रहा है, तो आफ्टर 5 सेकेंड में अगर इसको देखा जाए तो आप a की जगह पे आप ले लो 0.9, ये जो 0.9 है ये 0.9 ले लिया, इतना a नॉट, किसके a नॉट मतलब 0.9 टाइम्स द ओरिजिनल मैग्नीट्यूड इन इतना, तो एम्पलीट्यूड जो ए की पावर में आपने BT डिवाइडेड बाय 2m लिखा है क्या? जी हाँ, BT डिवाइडेड बाय 2m है। B क्या है? B का क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए B कांस्टेंट है ना, B कांस्टेंट यूज किया जाता है, T तो आपको इंस्टेंट टाइम के लिए यूज कर ही रहे हैं, और 2m मास हो गया, मास हो गया। तो दिस वन इज इक्वल टू आप जैसे यहाँ पे a नॉट लिखोगे, a नॉट e पे पावर माइनस b, और टाइम कितना लगा, तो 5 सेकंड का पहले वाले में देखा आपने, यहाँ पे 5 सेकंड दिया हुआ है, अपॉन में 2m, तो 2m मैंने लिख दिया। ये पहला इक्वेशन हो गया। उसी तरह से दूसरा इक्वेशन भी देखना होगा जो आफ्टर 10 सेकंड के लिए ले रहे हो आप, आफ्टर 10 मोर सेकंड, ध्यान रखना है। तो इसको अल्फा a नॉट इक्वल्स टू अल्फा नॉट ये हो e टू द जाएगा पावर माइनस b15 डिवाइडेड बाय 2m, और इन दोनों को क्या करेंगे, मतलब वो करेंगे ऐसा आ गया ऊपर, अपॉन 2m में। हाँ हाँ ये हाँ दूसरा हाँ आ इक्वेशन गया, हो गया आपका। हाँ जी। अब पहले और दूसरे को अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास मिलेगा a इक्वल टू 0.729 a नॉट, तो अल्फा की तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? आप डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड करके भी आ जाएगा आपके पास। कर रहा हूँ सर, 2 सेकंड रुक जाइए। इसको कैंसिल कर सकते हो आप, इधर भी आप एक को यहाँ पे रख के देख लो, कोई बात नहीं है ना, ये दोनों चलेगा। यहाँ पे ये पहला जैसे इक्वेशन ऊपर में फर्स्ट इक्वेशन ये लिखा है, सेकंड इक्वेशन ये लिखा है, तो इसको मैं सिर्फ यहाँ पे माइनस b/2, ये जो b/2m है इसको मैंने k मान लिया, बाकी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है, सेम इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे a नॉट को मैं कैंसिल कर दूं तो e पे पावर, फिर एक तरीके से एक तरीका आया, याद आया कि हम लोग इसको लिख सकते हैं e टू द पावर 15 k की पावर 3, दिस वन इज इक्वल टू अल्फा आ जाएगा यहाँ पे, यहीं पे देखो अल्फा। सर समझ आ गया सर, कैसे होगा? सिंपल एक डाउट है, मोशन इज सेड टू बी टू एंड फ्रो एंड पीरियोडिक, ठीक है, ये तो सही है। ये सही है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होनी चाहिए, यहाँ पे कह रहा है कि v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट k स्क्वायर का डाउट है बस, k k डिस्प्लेसमेंट, स्क्वायर का डाउट है बस। x इज द डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो देखिए जो वेलोसिटी का फार्मूला दिया हुआ है, ये वेलोसिटी का फार्मूला में अगर आप x 0 करते हो, तो ऐसे केस में जो वेलोसिटी होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी ना, ओमेगा k। हाँ, तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर मैं x इक्वल टू k कर दूं, एक कंडीशन ये भी ले लेता हूं,
तो तो सर उसमें तो के तो डिस्टेंस हुआ ना, एक्स तो वो हो ही नहीं सकता, मतलब एक्स तो फिर एम्पलीट्यूड होगा। मान लिया मैंने एक्स को के एक टर्म्स मान लिया ठीक है। फिलहाल, ताकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे केस में वेलोसिटी तो आपकी 0 हो जाएगी। यस सर। तो जितनी भी वैल्यू है, ये टू एंड फ्रो मोशन तो ये भी दिखा रहा है, इसमें भी दिखा रहा है 0, एक बार 0 आ रहा है, एक बार मैक्सिमम आ रहा है वेलोसिटी, ये दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में जो है पहला वाला, जैसे आप पहला वाला कर रहे हो, ये तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला ये गलत है, ठीक है ना। ये गलत क्यों है? मतलब ये दूसरा वाला गलत मैं कर रहा हूँ। इसमें जो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं पहले। ऑप्शन इसमें पहला जो है, इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, तो दोनों तो करेक्ट है नहीं, रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वो सही नहीं है। इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, हाँ ये आप मान सकते हो कि जो रीजन दिया हुआ है वहाँ पे वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये आप मान सकते हो। अब तीसरा भी देख लेते हैं, इफ द एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, तो वैल्यू जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो इनकरेक्ट नहीं है, वो भी सही है वहाँ पे। इफ बोथ द एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, तो दोनों तो एजर्शन और रीजन दोनों कह रहा है करेक्ट, इनकरेक्ट है, तो ये नहीं, क्योंकि एजर्शन भी आपका सही था वहाँ पे, और रीजन में भले ही वो रीजन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हो, लेकिन फॉर्मूला वो सही है। इफ द एजर्शन इज इनकरेक्ट बट द रीजन इज करेक्ट, ये तो गलत ही है, तो मतलब सही बी वाला ही ऑप्शन सही माना जाएगा। 37 में एजर्शन दिया हुआ है, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑन ए सैटेलाइट और ऑर्बिटिंग द अर्थ इज इंफिनिटी, ठीक है। और एजर्शन दिया हुआ है, रीजन जो दिया हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। क्वेश्चन नंबर 37 में आप ये कह सकते हो, टाइम पीरियड जो होती है पेंडुलम की, जो सैटेलाइट में होती है, वो इन्फिनिटी होती है। इसका मतलब हुआ कि इट में नॉट ऑसिलेट्स एज एपरेंट वैल्यू ऑफ जी इज 0। तो टाइम पीरियड जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी होता है, अंडर रूट में होता है वो भी, और दिस इज प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट इन्फिनिटी, दोनों ही चीज़ें हो जाएगी, तो दोनों ही सही है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका वहाँ पे सही होगा कि एजर्शन भी सही है और रीजन भी उसका करेक्ट है। इसमें देखो, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेटिंग पेंडुलम डिक्रीजेज ग्रेजुअली विद टाइम, ओके, तो इसका मतलब ये डैम्पिंग ऑक्सीलेशन हो रहा होगा, तो रीजन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम डिक्रीजेज विद टाइम, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ, ऐसा क्या है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ यहाँ पे देखिए, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेटिंग पेंडुलम डिक्रीज अगर टाइम के साथ कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे फ्रिक्शन रहा होगा, एयर में फ्रिक्शन रहा होगा, और अगर एब्सेंस ऑफ एयर होता तो उसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों ही कांस्टेंट रहती है ना। तो पहला वाला तो सही है, ऑप्शन को अगर देखा जाए, देखते हैं, ये लग रहा है मुझे देख के कि इफ द एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, एजर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम डिक्रीजेज विद टाइम, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी टाइम के साथ। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट G/L हो जाएगा। अच्छा फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड, सिंपल सी बात है, अगर ये एम्पलीट्यूड ऑक्सीलेट कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है, ऑक्सीलेशन डिक्रीज हो रही है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने के पीछे रीजन यही है कि एयर फ्रिक्शन तो वहां पे होगा, तभी तो डिक्रीज कर रहा है। और अगर एयर फ्रिक्शन नहीं होता तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी के सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं, एम्पलीट्यूड भी उसका कांस्टेंट रहता। अगर ऐसा होता कि एयर मतलब नहीं होता तो यहाँ पे रीजन दे रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम डिक्रीजेज विद टाइम, डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, ये बोल रहा है। तो डिक्रीज करेगा कब, कैसे करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि यूनिट टाइम में जितना ऑक्सीलेशन होता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हो आप, है ना। जी सर। तो यूनिट टाइम में, अब वो यूनिट टाइम में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है, जैसे कि यहाँ पे ऐसा कोई आपके पास जो रीजन है, इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर वो इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन, मतलब एयर फ्रिक्शन छोड़ा हुआ है, उसका रीजन फ्रीक्वेंसी तो है नहीं किसी भी हाल में, जो है फ्रीक्वेंसी जी सर, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी एक अलग टर्म है, ये टाइम पीरियड से रिलेटेड है, या आप जो भी कर रहे हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू है। लेकिन ये जो रीजन ऊपर दिया हुआ है डैम्प्ड ऑसिलेशन, मतलब एयर के प्रेजेंस में आपने ऑसिलेट करा दिया और एयर फ्रिक्शन के कारण उसमें डैम्पिंग होनी शुरू हो गई, जिसके कारण उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने लगा। लेकिन उसके लिए रीजन आप फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर रहे हो, तो ये रिलेट नहीं हो रहा उससे। अगर फार्मूला में ही फ्रीक्वेंसी नहीं आ रहा, टाइम पीरियड के फार्मूला में एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही, या फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में एम्पलीट्यूड नहीं आ रहा, तो फिर ये एक दूसरे से रीजन कैसे, ये इसका रीजन कैसे दे सकता है, एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता ये। देखिए डायरेक्शंस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 39 से 42 तक के लिए, और सब जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसी बेसिस पे सॉल्व होगा। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस contains an assertion followed by reason. Read them carefully and answer the questions on the basis of the following options. You have to select one that best describes the two statements. अब यहाँ पे चार हैं जो कि ऑप्शन ऐसे स्टेटमेंट्स आपने पीछे भी देखा है एजर्शन रीजन में, कि बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। उसके बाद बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। इफ एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। इस तरह से चार ऑप्शन है। अब देखिए एजर्शन अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो 39 वाले का एजर्शन आपको दिखाना चाहूँगा सबसे पहले। तो 39 में आप देख सकते हो, इन एसएचएम एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और रीजन दिया हुआ है, इन एसएचएम द बॉडी हैज टू स्टॉप मोमेंटरी एट द एक्सट्रीम पोजीशंस एंड मूव बैक टू मीन पोजीशन। तो मैं बात करूं कि अगर एसएचएम की बात करें तो एसएचएम जो होता है एक बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन है एक मीन पोजीशन के अबाउट। तो ऐसे केस में जब बॉडी जो है मीन पोजीशन पे होगी, तो वैसे केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन हमेशा ट्राई करेगा अपने मीन पोजीशन की तरफ आने के लिए। बॉडी जो है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ आने के लिए कोशिश करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन ऑलवेज इन अपोजिट फेज टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अगर ये बात क्लियर है तो पहला वाला मतलब हमारा एजर्शन जो है वो सही है। अब बात करते हैं हम लोग रीजन की। तो रीजन के बारे में बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जो होती है एसएचएम की, किसी भी इंस्टेंट पे ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम द मीन पोजीशन, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। और वैसे केस में एक्सेलरेशन उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एक्सेलरेशन भी हो, है ना। एक बार फिर से समझेंगे बात को। एक्सेलरेशन अगर निगेटिव होगा डिस्प्लेसमेंट के मतलब कि अगर आप इधर फोर्स लगा के ले जा रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट हमेशा चाहेगा फिर से वापस इस पोजीशन में आने के लिए, मतलब मीन पोजीशन पे आने के लिए, जो कि ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। अब बात रीजन की बात कर लें तो द बॉडी हैज टू स्टॉप मोमेंटरी। यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे, कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक इंस्टेंट टाइम के लिए बॉडी कह रहा है रुक जाएगा और उसके बाद मूव करेगा कहाँ पे, बैक टू मीन पोजीशन। मीन पोजीशन की तरफ बैक करता है। ये बातें तो दोनों सही लग रही है कि भाई ये मीन एक्सट्रीम पे जाके रुकेगा और फिर वापस होगा, ये भी सही लग रहा है। लेकिन इसको हम इससे रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सेलरेशन का मामला है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन का मामला है। और दूसरा वाला जो दिया हुआ है यहाँ पे कह रहा है एक्सट्रीम पोजीशन एंड मूव बैक टू मीन पोजीशन, ये एसएचएम का ही केस है, लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं है क्योंकि पहला वाला जो है वो एक्सेलरेशन से रिलेटेड है और ये टू एंड फ्रो मोशन से रिलेटेड है, ये अलग है। ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसकी एक्सप्लेनेशन, एजर्शन की एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं दे पा रहा। रीजन नहीं है, ठीक है, बोथ ट्रू हो गया बट वो फॉल्स हो गया। हाँ, तो ऐसे केस में ये बी वाला ऑप्शन आपका इसके लिए सुटेबल होगा, ठीक है सर। दूसरा देख सकते हो आप एजर्शन में। एजर्शन कह रहा है कि फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इट्स स्पीड डिक्रीजेस एज इट गोज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, जैसे जैसे मीन पोजीशन से दूर जाएगा इसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि देखिए स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है दिस वन इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर x आपका यहाँ पे, ये x अगर आपका डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, तो देखिए x इंक्रीज कर, क्या कह रहा है, स्पीड डिक्रीजेज एट इज गोज फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना। तो अगर मान लो मैं एक समय x को डिस्प्लेसमेंट, x क्या है आपका, x आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपका इंक्रीज करेगा, क्योंकि अगर मीन पोजीशन से इधर की तरफ जा रहा है बॉडी,
तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करता है तो वैसे केस में क्या होगा, वैसे केस में स्पीड जो होगी इसकी, वो कह रहा है स्पीड डिक्रीज करेगी। बिल्कुल सही कह रहा है। डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे आप अपने डिस्प्लेसमेंट मतलब इस तरफ जाओगे तो इसकी स्पीड डिक्रीज करती चली जाएगी, तो सही बात है। तो एक्सेलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ स्पीड एज इट कम्स टुवर्ड द मीन पोजीशन, है ना। अब दूसरा में इसमें पोजीशन दे रहा है क्या, यहाँ पे रीजन क्या दे रहा है, इन एसएचएम एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो अभी इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि इसके लिए क्या सही है। तो देखिए एक्सेलरेशन के बारे में मैं बताऊं, जो एक्सेलरेशन है ना किस डायरेक्शन में होता है, स्पीड के डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है वो डायरेक्शन होती है स्पीड की डायरेक्शन में, ध्यान रखेंगे वो स्पीड के डायरेक्शन में होती है, ठीक है। और जैसे ही कब, जब वो मीन पोजीशन की तरफ आता है तब की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है सेकंड वाले में, इन एसएचएम एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अपोजिट टू द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी के अपोजिट बता रहा है, जबकि मैं क्या बोल रहा था कि एक्सेलरेशन स्पीड की डायरेक्शन में होता है, ये कह रहा है अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब ये गलत है। तो यहाँ पे रीजन गलत हो गया ना आपका, रीजन गलत हो गया। तो देखिए एजर्शन इज करेक्ट, सी वाला ऑप्शन एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। सी वाला ऑप्शन इज 40 का, ये सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 41 में। रेजोनेंस का केस है। रेजोनेंस इज ए स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। मैंने कल भी इस पे डिस्कस किया था और उसमें बताया था उस क्लास में कि फोर्स वाइब्रेशन के लिए ही रेजोनेंस है, क्योंकि देखिए रेजोनेंस मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। इन विच द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज of vibration of the body is the same as the impressed frequency of the external periodic force and the amplitude of the force vibration is maximum। अब देखिए पहले मैं इसके बारे में बता दूं रेजोनेंस के लिए क्या। रेजोनेंस जैसे मान लो आपने एक पेंडुलम ले लिया, इसको ऑक्सीलेट कराया तो अभी हमने क्या बात की थी, मैंने बात की थी कि ये क्या होता है, एयर के फ्रिक्शन के कारण इसकी एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर फोर्स वाइब्रेशन मतलब आप एक तरफ आप खड़े हो जाओ, यहाँ पे आप बीच में हर बार टच करके फोर्स देते रहो, तो इसकी एम्पलीट्यूड मेंटेन रहेगी। तो ये इसका मतलब रेजोनेंस के कंडीशन में ये बना हुआ रहेगा, है ना। इसी को तो इसलिए तो इसको फोर्स वाइब्रेशन बोलते हैं। तो ये फोर्स वाइब्रेशन की बात हो गई। लेकिन यहाँ पे जैसा दिया हुआ है आपके पास कि कह रहा है ये इतना सारा देखिए स्टेटमेंट है, और इस पहला वाला स्टेटमेंट अब रीजन भी मैं पढ़ देता हूँ, यहाँ पे रीड कर देता हूँ। द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज विद इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल इम्प्रेस्ड पीरियोडिक फोर्स। इसके बारे में बता रहा है। इसका जो फॉर्मूला है शायद आपको यहाँ पे ध्यान में ना हो, क्योंकि अब मैं इसको पहले एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आऊँगा कि कैसे यहाँ पे हमें, उसके बाद आप अपने आप बता सकते हो। जब तक आप एक बार एजर्शन और रीजन को एक बार फिर से आप रीड करो ताकि कंफ्यूजन ना रहे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब तक मैं बता रहा हूँ आपको, एम्पलीट्यूड जो होती है ड्राइविंग फोर्स पे डिपेंड करता है। मतलब आपने जैसे फोर्स लगाया, आप खड़े होकर यहाँ पे पेंडुलम पे फोर्स लगा दिया, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा उसकी एम्पलीट्यूड बनेगी। तो ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल जब हो जाए तो उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के केस में जो ओमेगा होता है वो ओमेगा नॉट के इक्वल होता है। ड्राइविंग फोर्स जो है इसको ओमेगा बोलते हैं। ये ओमेगा जो है यहाँ पे आपका ड्राइविंग फोर्स है। और इस केस में मैंने क्या बोला, ये अगर कंडीशन आपका ऐसा हो गया तो आप इसको क्या बोलोगे, दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन जो होती है फोर्स के लिए, उसका फॉर्मूला डैम्प्ड ऑक्सीलेशन के लिए, उसका जो फॉर्मूला डैम्प्ड ऑक्सीलेशन के लिए, रिपीट कर रहा हूं मैं, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन के लिए जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है, वो होता है एफ नॉट अपॉन एम अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, बी कांस्टेंट है, अपॉन एम इसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है वेयर बी इज कांस्टेंट रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द रेजिस्टिव फोर्स। और ओमेगा नॉट जो है आपके पास, ओमेगा नॉट की बात करें तो ओमेगा नॉट इक्वल टू
√k/m होता है ना। ये दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडेम्प्ड ऑसिलेटर होता है, जहाँ पे कि b इस केस में 0 होता है। ध्यान रखना, b जो कांस्टेंट मैं लेता हूँ वो यहाँ पे इस केस में 0 होता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे और इसमें से डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा सुटेबल होगा। क्लियर सी बात है। यहाँ पे जो कह रहा है रेजोनेंस इन स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन in which natural frequency of vibration of a body is same as that of the impressed frequency of external periodic force, जो कि ये है आपका the amplitude of force vibration is maximum। इस केस में रेजोनेंस के केस में एम्पलीट्यूड जो होगी फोर्स वाइब्रेशन के कारण मैक्सिमम होगी। 100% सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन जब रीजन पे मैं आता हूँ तो रीजन में ये कह रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस with the increase in frequency of externally impressed periodic force। ठीक है, पीरियोडिक फोर्स की बात कर रहा है। तो फोर्स आपका देखिए पीरियोडिक हो या ना हो, फोर्स जैसे आपने लगाया, हमने क्या किया, फोर्स लगाया और फोर्स लगा के हमने देखा कि भाई एक एम्पलीट्यूड ए तक तो जा ही रहा है, तो दोबारा उतने ही टाइम पे फोर्स लगाया जाए। पीरियोडिक फोर्स करने का मतलब उस फोर्स को रिपीट कर रहे हो आप एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में। तो पीरियोडिक फोर्स को रिपीट करने की मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड मेंटेन है, हो सकता है कि एम्पलीट्यूड जब डिक्रीज होगी तब मुझे फोर्स लगाना पड़े उस एम्पलीट्यूड को मेंटेन करने के लिए, ताकि हमारे रेजोनेंस में ये बना रहे। इसलिए फोर्स पीरियोडिक हो ये कोई जरूरी नहीं है, ये रीजन इसके साथ सेट नहीं करता। तो जो ऑप्शन हम ऊपर वाले में हमने देखा था सी ऑप्शन कि जी एजेशन सही है लेकिन रीजन उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो सी ऑप्शन सही होगा इसके लिए। ये क्वेश्चन है, एजेशन दिया हुआ है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन एक्सेलरेशन इज मिनिमम। रीजन भी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एसएचएम डिफर इन फेज बाय π/2। पहले और दूसरे इक्वेशन से दोनों में π/2 का डिफरेंस दिख रहा है मुझे, है ना। एंगल जो है दोनों का, वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो आगे है डिस्प्लेसमेंट से, कितने से, π/2 से आगे है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से। तो ऑप्शन अगर यहाँ देखा जाए तो जैसे यहाँ पे हमारे पास है ये देखिए, ये मुझे सही लग रहा है यहाँ पे। इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों सही हैं, बट रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ठीक है, क्योंकि रीजन में यहाँ पे आप देख रहे हो रीजन क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ एसएचएम डिफर बाय π/2। तो π/2 से डिफर नहीं है, मतलब बल्कि यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है, आगे है डिस्प्लेसमेंट से। और यहाँ पे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहा है ये, इसमें वेलोसिटी कर रहा है मैक्सिमम व्हेन एक्सेलरेशन इज मिनिमम। तो ये बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स है।